बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूटीन की खबरों पर तबसरे से पहले दो इंतहाई अफसोसनाक खबरें। एक तो DI खान में मौलाना फजल रहमान के इलाके में दहशत गर्दी हुई है। वहाँ पे 23 सपूत पाक फ़ौज के सपूत वो शहीद हो गए हैं और इसी मुकाबले के दौरान कई दहशत गर्द भी हलाक हुए हैं, मारे गए हैं। दहशत गर्दों की तादाद जो जहन्नम वासल हुए हैं वो 27 बताई जा रही है। बहरहाल जितने भी दहशत गर्द मारे जाएं, हलाक हो जाएं, लेकिन एक एक सिपाही की जान का कोई भी मदावा नहीं हो सकता। बहरहाल हुकूमत की तरफ से, अदारों की तरफ से इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है और जितना अपना कम अज़ कम नुकसान रहे उसी पर आने की कोशिश करनी है। बहरहाल दहशत गर्दों का जिस तरीके से भी मुमकिन है भी मुकाया जाए। अगर इसमें नेशनल एक्शन प्लान में भी कोई तब्दीली करने की ज़रूरत है तो वो भी कर ली जाए। ख़ुसूसी तौर पर दहशत गर्दों के सहूलतकारों के हवाले से नेशनल एक्शन प्लान में कुछ भी नहीं है। वो निगरान हुकूमत हो, जमहूरी हुकूमत हो, जो भी हुकूमत हो, इस हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर कर लिया जाए। दहशत गर्दों के सहूलतकारों को किसी तौर भी माफ़ ना किया जाए, सपेर ना किया जाए, उनके साथ किसी किस्म की कोई रियायत ना की जाए। दूसरी खबर जो अफसोसनाक है वो रहमत शाह अफरीदी हैं, उनका इंतकाल हो गया। फ्रंटियर पोस्ट के वो सरबराह हुआ करते थे, एडिटर थे। उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा यादें वाबस्ता हैं। वो एक अजीम आदमी थे। कैसे उनको अजीम आदमी कहा जा सकता है? 22 किलो उनसे हीरोइन बरामद हुई थी। उनको इस केस में सज़ाए मौत दी गई थी, लेकिन बाद में उनकी अपील के बगैर उनकी सज़ाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और फिर उनको रिहा भी कर दिया गया। हमने कैसे कह दिया कि अजीम आदमी है? एक तो वो अफ़गानिस्तान में जहाद करते थे, दूसरे कश्मीर में भी वो जहाद के लिए गए थे, वहाँ पे मरते मरते बचे। वैसे ज़िंदगी में कई बार उनको मौत का सामना करना पड़ा। जैसे अफ़गानिस्तान में गुलबदीन हिकमतयार के वालिद और उनके भाई, उनके हाथों में उन्होंने दम तोड़ा। बमबारी इनके सामने होती रही। जिस तरह से अफ़गानिस्तान के हालात थे, उन हालात में ये मुजाहिदीन के साथ थे। वहाँ पे जो बैरूनी ताकतें हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते रहे। मकबूजा कश्मीर में भी जाकर उन्होंने लड़ाई की। वहाँ पे एक लड़की परवाशा थी, उस पर ये फ़िल्म बनाना चाहते थे। उन्होंने किस तरह से इनकी मदद की, बिल्कुल ये मरने के करीब हो चुके थे भूख से। वो लड़की वहाँ पे जाती है, इनको खाना पहुँचाती है। ज़ख्मी हो चुके थे, इनके ज़ख्मों पर मरहम रखती है। मरहम कैसे बनाती है? साबुन से वो मरहम बनाती, इनके ज़ख्मों पर रखती है। वो लड़की भारतीय फ़ौज के हत्थे चढ़ जाती है। उसके साथ साथ फ़ौजियों की तरफ से रेप किया जाता है और उसको शहीद कर दिया जाता है। रहमत शाह अफरीदी उन पर फिल्म बनाना चाहते थे। वो कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा किरदार पलवाशा का था। इसके साथ साथ रहमत शाह अफरीदी की तरफ से पाकिस्तान के लिए यूक्रेन से 400 टैंकों की ख़रीदारी के हवाले से भी बेहतरीन किरदार अदा किया गया। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी, वो अमेरिका दौरे पर जाती हैं। अमेरिका असला देने से इनकार कर देता है तो बेनज़ीर को बताया जाता है कि इसराइल से आप जो भी ख़रीदारी करना चाहती हैं कर सकती हैं, क्योंकि इसराइल अपना असला अपने दुश्मन को भी फ़रोख्त कर देता है। इसके लिए फिर कैश की ज़रूरत थी। बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से रहमत शाह अफरीदी को अमेरिका से फ़ोन किया गया कि 2.25 अरब रुपए चाहिए। ये 90 की दहाई की बात है। रहमत शाह अफरीदी की तरफ से 1-2 दिन में उतने डॉलरों का बंदोबस्त करके बेनज़ीर भुट्टो को अमेरिका में ट्रांसफ़र कर दिए गए जितने डॉलर 2.25 अरब रुपए के बनते थे। और फिर क्या हुआ? बेनज़ीर भुट्टो वापस आती हैं। रहमत शाह अफरीदी को अदायगी करनी थी, लेकिन चंद दिनों के बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का ख़ात्मा हो जाता है और रहमत शाह अफरीदी को वो रकम नहीं मिलती। और फिर रहमत शाह अफरीदी ने बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को भी नाकाम बनाया था। किस तरह से नाकाम बनाया था, इस हवाले से हम अलग से एक मुकम्मल तफसील के साथ वीला करेंगे। रहमत शाह अफरीदी आज इस दुनिया से कूच कर गए हैं। अब चलते हैं रूटीन की खबरों की तरफ। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक और बोंगी मार दी गई है। कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी ज़ुबान फिसल गई है, लेकिन ये ज़ुबान नहीं फिसली बल्कि ये
بلاول بھٹو زرداری کی اپنی نالائکی ہے، نہ پڑھنے کی ان کی عادت ہے، جو بات سن لی تھوڑی سی سن لی اور میڈیا کے سامنے کہہ دی۔ کل عدالت میں جب ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس پر سماعت ہو رہی تھی، وہیں پہ احمد رضا قصوری بھی موجود تھے۔ احمد رضا قصوری محمد احمد خان کے بیٹے ہیں۔ محمد احمد خان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی قتل کے الزام میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی۔ تو یہ کیس دوبارہ کھلا ہے، وہاں پہ احمد رضا قصوری صاحب موجود تھے۔ بعد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں، ویڈیو باقاعدہ اس حوالے سے ریکارڈ ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص زندہ ہے جس کے قتل کے شبہ میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ ہیں ہمارے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب۔ ذرا سنیے، ملاحظہ کیجئے بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پہ جو الزام تھا کہ آپ نے فلاں بندے کو قتل کرنے کی کوشش کی، وہ بندہ زندہ ہے، آج بھی آپ کے سامنے پریس کانفرنسز کر رہا تھا، کورٹ میں موجود تھا، مگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو اس کو قتل کرنے میں شہید کر دیا گیا۔ احمد رضا قصوری عدالت میں موجود تھے اور بلاول بھٹو زرداری ان کو محمد احمد خان سمجھ رہے ہیں جن کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی زبانی سن لیا۔ اسی بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کے سیاہ و سفید کا مالک بننا ہے۔ ادھر ساری کی ساری غیرت، دنیا کی ساری غیرت سمٹ کر خاور مانیکا فیملی کے اندر جمع ہو گئی ہے۔ میں نے خاور مانیکا فیملی کہا ہے، مانیکا فیملی نہیں کہا۔ تو ان کی طرف سے کیا کیا عمران خان کے حوالے سے بشرا بی بی کے بارے میں بیانات آتے ہیں۔ خاور مانیکا نے جو کچھ کہا وہ سامنے آ چکا ہے کہ کس طرح سے وہ عمران خان پر اپنی متعلقہ سے ناجائز تعلقات کے الزامات لگا رہے تھے، اور ان کے اب دو بھائیوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا انتہائی زیادہ شرمناک ہے۔ ان کا ایک بھائی کیا کہہ رہا ہے، دوسرا بھائی کیا کہہ رہا ہے، تو یہ ذرا ملاحظہ کیجئے انہوں نے کیا کہا ہے۔ خاور مانیکا کے چھوٹے بھائی احمد رضا مانیکا نے کہا ہے کہ بشرا بغیر نقاب اور بغیر نکاح عمران سے ملا کرتی تھی اور یہ عملیات کیا کرتی تھی۔ وہ اس کے زیر اثر تھے، آج خان صاحب زیر اثر ہیں۔ وہ ساتھ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی مانیکا فیملی کی ممبر نہیں تھی، وہ کنویں کا وٹو فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ عمران خان سے ان کی بغیر نقاب کے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی شکل اس دن دیکھی جس دن میرا نکاح ہوا، اس سے بڑا جھوٹ شاید اور کوئی نہیں بولتا۔ یہ مانیکا صاحب کہتے ہیں کہ دو چیزیں مجھے بڑی ڈسٹرب کرتی ہیں۔ دو اینکر جس طرح سے مانیکا فیملی پر بات کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ مانیکا فیملی ہے کیا، نہ ان کو اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے، نہ ان کو اس کی ہسٹری پتہ ہے۔ صرف خاور مانیکا کو لے کر، ان کے حالات کو لے کر ان کو مانیکا فیملی بنا دیا۔ خاور مانیکا کی وائف جو بشرا بی بی تھی وہ مانیکا فیملی کی ممبر نہیں تھی، وہ کنویں کا وٹو فیملی تھی جہاں سے وہ خاتون آئی تھی۔ یہ بات ہے کہ خاور مانیکا صاحب کے جو بھی معاملات چل رہے ہیں وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں خاور مانیکا کے ایک اور بھائی فاروق مانیکا بھی کر رہے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کتنے زیادہ غیرت مند ہیں۔ تو اس سے ناظرین آپ کو پتہ چل گیا کہ ساری کی ساری غیرت کس طرح سے اس خاندان کے اندر سمٹ کر آ گئی ہے۔ کنویں کا وٹو ہو یا جو بھی وٹو ہو، آپ کی وہ غیرت تھی بشرا بی بی جب تک آپ کے گھر میں رہی ہے، اس کے بارے میں ان کی طلاق کے بعد آپ کا کوئی حق ہی نہیں بنتا، کوئی اختیار ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں آپ بات کریں۔ طلاق دے دی، وہ کہاں گئی، نیا گھر بسا لیا، کیسے بسا لیا، آپ لوگ خاموش رہیں۔ بہرحال اگر کسی کو اس حوالے سے ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے جو اپنی عزتوں کو اس طرح سے نیلام کرتے ہیں، ان کو پھر کیا کہا جاتا ہے، ماما مودہ کہا جاتا ہے یا پھر بے غیرت کہا جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ یہ لوگ کس طرح کے ثابت ہوئے ہیں۔ ادھر خدیجہ شاہ کو لاہور سے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا، کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ خدیجہ شاہ بہرحال ان پر جو بھی الزامات ہیں وہ پنجاب کی غیرت ہے، پنجاب کی غیرت بلوچوں کے حوالے کر دی گئی ہے۔ بلوچ بھی بڑے غیرت مند ہیں، ان سے ہم یہی توقع رکھیں گے کہ وہ پنجاب کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھیں گے اور ان پر کسی قسم کی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آخر کار خدیجہ شاہ کو اتنا زیادہ پریشان، اتنا زیادہ ان کے خلاف جبر ظلم کیوں ہو رہا ہے
क्या इसके पीछे शरीफ ख़ानदान है, क्या इसके पीछे ये लोग हैं? क्योंकि इनकी जनरल आसफ नवाज जंजुआ के साथ नहीं बनती थी। जनरल आसफ नवाज जंजुआ जिनको मियां नवाज शरीफ की तरफ से एक लैंड क्रूज़र की चाबियां पेश की गई, लेकिन उन्होंने चाबियां लेने से इनकार कर दिया था, और फिर उनको मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से आर्मी चीफ इसलिए बनाया गया था कि बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से सिंध में ऑपरेशन किया जा रहा था। बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि जनरल साहब ये कोर कमांडर हुआ करते थे कराची के, बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से इनको कहा गया था कि पीपल्स पार्टी के लोगों से थोड़ी सी रियायत करनी है, लेकिन आसफ नवाज जंजुआ ने कहा कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता, सबके साथ एक जैसा सलूक होगा। ऐसी मुबैना तौर पर ख़बरें उन दिनों सामने आया करती थीं। मियां नवाज शरीफ साहब को पता चला कि ये बंदा बेनज़ीर भुट्टो के सामने डट कर खड़ा हो गया है, तो सिर्फ इसी बुनियाद पर जनरल आसफ नवाज जंजुआ को आर्मी चीफ लगा दिया गया, आर्मी चीफ बना दिया गया, और फिर उनके साथ इख्तलाफात हुए तो ये बातें सामने आईं। जनरल आसफ नवाज जंजुआ की गैर तबई मौत हो गई। कहा जाने लगा कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से उनको जहर दिया गया है, उनकी कब्र कुशाई हुई। तो इस हवाले से नमूने अमेरिका भेजे गए। वहाँ से क्या रिपोर्ट आई? वहाँ से ये रिपोर्ट आई कि जहर नहीं दिया गया, लेकिन लोग कुछ और बात करते हैं। बहरहाल शरीफों के और जनरल आसफ नवाज जंजुआ के माबैन इख्तलाफात थे, जो इस हद तक चले गया कि लोग कहने लगे कि जनरल आसफ नवाज जंजुआ को इन लोगों ने जहर दिया है। ये एक तवील दास्तान है जो आप पहले भी जान चुके होंगे, या जब हमारे पास मौका होगा तो हम इस पर बात करेंगे। ये खदीजा शाह उसी जनरल की नवासी हैं, तो क्या इस सारे मामले के पीछे वो इंतकाम है जो ये शरीफ फैमिली लेना चाहती है? हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो फिर कौन है जो पस मंज़र में है, जो पस आईना रहकर ये सारा कुछ कर रहा है, और इस सारे का इल्ज़ाम किस तरफ जा रहा है, किस तरफ उंगलियां उठ रही हैं? इन लोगों की तरफ जिन लोगों के जनरल आसफ नवाज जंजुआ के साथ बेहतर तलक़ात नहीं रहे थे, और फिर बात कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई थी। उधर काजी फैसल साहब की तरफ से अपने साथी जज एजाजुल हसन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मामूली इल्ज़ामात थे जिनको उन्होंने संगीन बनाकर पेश किया है। एजाजुल हसन साहब की तरफ से जो कहा जा रहा था कि बात कमेटी में कुछ और होती है, बेंच आप कुछ और बना देते हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के हवाले से कैसा बेंच बना दिया, उधर आपने सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल उस हवाले से जो बेंच बनाया गया वो कैसे बना दिया गया। ऐसे एतराज़ात किए गए एजाजुल हसन साहब की तरफ से। तो इस पर काजी फैसल साहब की तरफ से भी एक लेटर लिख दिया गया और मीडिया को जारी कर दिया गया, जिसमें वो एजाजुल हसन साहब से कहते हैं कि ड्यूटी तो 6 दिन करनी होती है, लेकिन आप 4.5 दिन ड्यूटी करते हैं, ये क्या हो गया, ये कैसी ड्यूटी है? ये काजी फैसल साहब की तरफ से इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आप इनको शदीद कह लें या संगीन कह लें या फिर मुज़हिका खेज़ कह लें, बहरहाल काजी फैसल साहब की तरफ से साथ ये भी कह दिया गया, बड़े दिल गुर्दे का मुजाहरा किया गया। उन्होंने कहा कि अगर बेंचेस पर एतराज़ात हैं तो इनकी इस्लाह हो सकती है, इन पर दोबारा गौर हो सकता है, दोबारा कमेटी में ले जाया जा सकता है। गोया काजी फैसल साहब एक तरफ संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ काजी फैसल साहब ने सरेंडर भी कर दिया है। अब तक के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।